तो हमने लास्ट क्लास में फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ा था। एनाटॉमी फिजियोलॉजी का लास्ट जो चैप्टर है वो ह्यूमन डेवलपमेंट, एम्ब्रियोलॉजी, उसके बारे में हम बेसिक्स जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमने अपने सराउंडिंग्स में बहुत मर्तबा ये सुना होगा कि किसी की आंख जो है उनके मदर की जैसी है, किसी की नाक उनके ग्रैंडफादर की जैसी है, किसी की मामू की जैसी है। तो ये साउंड हम क्या है सुनते रहते हैं। ठीक है, तो ये कंपैरिजन तो फेस का नहीं है जो हम हकीकत में देखते हैं, बल्कि कंपैरिजन क्या है, ये कंपैरिजन का है जेनेटिक का, जेनेटिक मेकअप का। ठीक है, जो डीएनए, सेल के अंदर डीएनए होता है, वो डीएनए के अंदर जीन होता है, जेनेटिक जिसको हम कहते हैं। वो जीन्स अगर मदर से ज्यादा एक्वायर्ड हुए हैं तो मोस्टली मदर रिलेटेड बेबी होगी। अगर फादर से अगर होंगे तो वो जेनेटिक अगर ज्यादा एक्टिव हुए तो वो बेबी फादर रिलेटेड। तो आइए देखते हैं इसी चीज के बारे में, ये ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा होता है। ड्यूरिंग द 40 weeks of gestation, the embryo fetus is protected and nourished in the uterus of the mother. A human being begins life as one cell, a fertilized egg, as a zygote, which develops into individual human being consisting of billions of cells organized into the body system with whose functions you are now quite similar. तो यहाँ पर पूरा जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है वो 40 weeks का होता है, जिसको हम अकॉर्डिंग टू टर्मिनोलॉजी गैस स्टेशन बोलते हैं। क्या कहते हैं? गैस स्टेशन, गैस स्टेशन पीरियड। ठीक है, अब इसमें प्रोटेक्शन होता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है प्लेसेंटा के जरिए से, और उसको नरिशमेंट मिलती है, न्यूट्रिशंस मिलते रहता है मदर को अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए से। ठीक है, तो ये साइकिल जो शुरुआत होती है वो एक एग से होती है, जाइगोट जिसको हम कहते हैं, जाइगोट। शुरुआत होती है जाइगोट से। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते होते मल्टीपल सेल्स, सेल से टिश्यूज, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से पूरा ह्यूमन बॉडी डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से हम देखेंगे। चलिए, हमने पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक पीरियड आता है जिसमें एलएच हार्मोन्स बहुत हाई होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब हाई होता है तो जो फॉलिकल्स है उसके अंदर से ओवा निकलता है। जब फर्टिलाइजेशन के वक्त, सॉरी, जब मेच्योर्ड हो जाता है, जब मेच्योर्ड होने के बाद मेच्योरेशन वाले सेल से ओवा बाहर निकल, ओवा निकलने के बाद से लेकर उसके लाइफ साइकिल होती है 24 to 48 आवर्स। अगर इस पीरियड में अगर स्पर्म सेल्स अगर आके ओवा से कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। यूटेरस से स्पर्म जो है फैलोपियन ट्यूब के पास आता है, फैलोपियन ट्यूब से आके वो कांटेक्ट में आता है ओवा से। ये हम इसको प्रोसेस को बोलेंगे कैपेसिटेशन। ठीक है, इसमें जो स्पर्म होता है उसके एक्रोसोम होता है, हमने देखा था, ये जो बहुत फ्रेगाइल यानी बहुत आगे जाने के लिए बहुत हेल्प करता है। ठीक है, और स्पर्म और एग कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, कांटेक्ट आने के बाद
ओवम के अंदर स्पर्म सेल चले जाता है। ठीक है, स्पर्म सेल का जो न्यूक्लियस है वो ओवम के अंदर जाता है। ठीक है, चेंजेस इन द एग सेल मेम्ब्रेन ब्लॉक द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म। यानी अगर मिलियंस ऑफ सेल्स है, उसमें से एक स्पर्म सेल एंटर करता है ओवा के अंदर, फिर जो आने के लिए जो मेम्ब्रेनल वेस है वो बंद हो जाती है। अगर किसी वजह से दूसरा स्पर्म भी अगर आ गया, तो ये चांसेस बन जाते हैं ट्विंस पैदा होने के। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद क्या होता है, अब डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ओवम और स्पर्म फ्यूज होके यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स है, ठीक है, हमारे क्रोमोसोम्स के बारे में अब आगे डिस्कस करेंगे। हमारे 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है, 23 पेयर्स पे। ठीक है, जब भी सेल डिवाइड होता है तो सेल के साथ 23 क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाते हैं, फिर 46 क्रोमोसोम्स सेल के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ह्यूमन बॉडी बनने के लिए 23 क्रोमोसोम्स फीमेल के पास से आते हैं, और 23 मेल के पास, यानी स्पर्म और एग दोनों आके कंबाइन होने के बाद 46 बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा और से देखना है हमें। जो भी हमारे पास 23 पेयर्स है, वो जो 23 पेयर्स है उसमें 22 जो पेयर्स है वो ऑटोजोम्स है। ठीक है, मतलब 1 to 22 ऐसा नंबरिंग होते। लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम्स है, जिसकी वजह से फीमेल फीमेल है, मेल मेल है, उसको हम कहेंगे एक्स एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, एक्स एक्स क्रोमोसोम्स कहेंगे। ठीक है, एक्स एक्स क्रोमोसोम कहेंगे। फीमेल के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम्स। मेल के पास उसके सेक्स को आइडेंटिफिकेशन के लिए जो क्रोमोसोम्स है वो एक्स वाई है। क्या है? एक्स वाई है। सो जो फीमेल सेक्स हार्मोन है उसका रिप्रेजेंटेशन एक्स एक्स करेंगे, और मेल है उसके क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स वाई से। ठीक है, the Y chromosome has a gene that triggers the development of male gonads in the embryo. In the absence of Y chromosome, the embryo will develop as female. तो अगर मेल है, ये फीमेल के एक्स एक्स हार्मोन्स, ये मेल के एक्स वाई हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स, जिससे मेल और फीमेल का बनना रहता है। ये फीमेल इसलिए बने क्योंकि इनके पास वाई वाई क्रोमोसोम नहीं है। ये मेल इसलिए बना, इसके पास वाई क्रोमोसोम है। अगर यहाँ से एक्स, यानी जो स्पर्म आ रहा मेल के पास से, जो एग आ रहा फीमेल के पास, यानी जो एग है फीमेल के पास, उसमें अगर एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, ये तो एक्स ही आएगा, एग में तो हमेशा एक्स ही रहेगा। अगर स्पर्म में अगर एक्स आ गया तो यहाँ पे फीमेल प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अगर फीमेल के पास तो एक्स ही आएगा, एक्स के साथ अगर यहाँ पे वाई आ गया, यानी स्पर्म में वाई क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर मेल बनने के चांसेस है। ये सिंपल। सो यहाँ पर एक्स और वाई क्रोमोसोम के बारे में हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन कैसा होगा? फर्टिलाइजेशन तो हो गया, स्पर्म सेल और एग सेल दोनों का कांटेक्ट में हो गया, और स्पर्म सेल एंटर करने के बाद उसका न्यूक्लियस अंदर वो हो गए। ठीक है, अगर स्पर्म सेल के पास एक्स हार्मोन है तो एस एक्स मिलके फीमेल डेवलप होगा। अगर स्पर्म सेल के पास वाई वाई क्रोमोसोम है तो वाई अगर होगा तो मेल डेवलपमेंट होगा।
फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक प्लेस विद इन द फैलोपियन ट्यूब। तो जो फैलोपियन ट्यूब है उसी में फर्टिलाइजेशन की शुरुआत होगी। उसमें जो जाइगोट है, अब जो ओवा और स्पर्म दोनों मिलने के बाद जो टर्म दे रहे हैं हम उसको कहेंगे जाइगोट। उसको हम कहेंगे जाइगोट। जैसा जैसा ये डेवलप होते जाएंगे, मल्टीपल होते जाएंगे, ये आगे बढ़ेंगे यूट्रस की तरफ। ठीक है, यूट्रस की तरफ बढ़ेंगे। द सिंगल सेल जाइगोट डिवाइड इनटू टू सेल टाइप्स। तो एक सेल था, वो दो सेल बनेंगे, यानी अंदर ही बनेंगे। फिर ये दो से चार बनेंगे, चार से आठ बनेंगे। फिर 3 दिन के बाद, यानी जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ 15 तारीख, 18-19 तारीख को 16 सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, ये कंटिन्यूअसली होते रहेंगे। ठीक है, ये फ्लूइड फिल्ड ब्लास्टोसाइट कंसिस्ट ऑफ एन आउटर लेयर ऑफ सेल कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। अब ये, अब थोड़ा इसके नेम से आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एग और ओवा के बारे में दिया था, बताया था मैं आपको। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा जैसे डेवलपमेंट होगा, ये सेकेंड सेल स्टेज 36 आवर्स में 2 सेल्स हो गए। 4 सेल स्टेज 2 डेज में 4 सेल्स हो गए। मॉर्यूला कहेंगे हम, जब 16 से ज्यादा बन जाएंगे मॉर्यूला बन गया। मॉर्यूला के बाद ये जो सेल है वो कहेंगे हम इसको, इसको अलग अलग नाम है। इसके अंदर आप ट्रोफोब्लास्ट है, इसके अंदर ब्लास्टोसीले है, इसके बाद इनर सेल मास है, इसके बाद ब्लास्टोसाइट। ये होने के बाद फिर ये यूट्रस के वॉल में क्या होगा, इम्प्लांट होगा, अटैच हो जाएगा। इम्प्लांटेशन इसको हम कहेंगे। इसमें क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डिस्क आ जाएगा। एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस से ये अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद ये इम्प्लांटेशन कहलाएगा। 7 to 8 डेज में होगा। Successful implantation is not simply a matter of the blastocyte contacting the uterine lining। तो जो ब्लास्टोसाइट था वो यूट्राइन की लाइनिंग से कांटेक्ट हो जाएगा। The endometrium produces carbohydrate docking molecules toward the end of the uterine cycle, and the blastocyte has surface protein that fits the docking site. Once this fit is made, the trophoblast secretes enzyme to digest the surface of the endometrium, creating a small crater into which the blastocyte sinks. The trophoblasts will become the chorion, the embryonic membrane that will form the fetal portion of the placenta. Following implantation, the inner cell mass will grow to become the embryo and other membranes. तो फिर ये मेम्ब्रेन में अटैच होके फिर वहां से डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। द सेल्स ऑफ द इनर सेल मास आर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। इन दिस सेल्स ऑल द डीएनए हैज द पोटेंशियल ऑफ बीइंग स्विच्ड ऑन। अब इसमें जैसा जैसा डेवलपमेंट होगा, इसमें मोस्टली 200 काइंड्स ऑफ ह्यूमन सेल दैट वर प्रेजेंट एट बर्थ। यानी जो सेल्स जैसा जैसा डेवलप होंगी उसके अंदर 200 स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगे, क्योंकि उससे अलग अलग चीज बनना है। उसी से हार्ट डेवलप होगा, उसी से बोन्स डेवलप होंगे, उसी से ब्रेन डेवलप होगा, उसी से आईज डेवलप होंगे, उसी से लंग्स, किडनी, लिवर, पैंक्रियास, स्टमक, ये सब चीजें डेवलप होंगे। एक एक सेल स्पेशलाइज्ड सेल बनेगा आगे चल के। ठीक है, तो ऐसा ये चीज आगे इम्प्लांटेशन में सेल्स तक का काम होगा। सेल्स जाके डेवलप होते रहेंगे। नेक्स्ट है आगे चल के और स्टेजेस आते हैं। ठीक है, जिसमें सेल्स अलग स्पेशलाइज्ड सेल्स बनते हैं। तो इसी को हम कहेंगे एम्ब्रियो। यहाँ से क्या होगा, जाइगोट से वो एम्ब्रियो के स्टेज में आ गया। अब ये क्या होगा, डेवलपिंग ह्यूमन डेवलपिंग स्टेज आ गया। ये 8th स्टेज से स्टार्ट होगा। 7th स्टेज तक ये क्या था, जाइगोट था, यानी 1.5 मंथ, 2 मंथ्स तक। 2 मंथ्स के बाद ये बन गया एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो कहेंगे इसको हम। अब इसके बाद एम्ब्रियो में जब बन जाता है, इसके 3 लेयर्स बनते हैं, एक्टोडम, मीजोडम एंड डोडम। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, यानी जो भी स्पेशलाइज्ड सेल्स थे अब वो क्या होंगे, अंदर 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड।
फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर की तरह एक्टोडम, मीजोडम, एंडोडम, यानी एक एक एरिया से एक एक बॉडी का पार्ट बनेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस इमेज को देखेंगे हम लोग, एक्टोडम, मेसोडम, ये देखिए। यहाँ पे एम्ब्रियो 12 डेज में ये जो है यहाँ पे आ गया, 14 डेज का है, 20 डेज का है। अब यहाँ पे देखिए, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है वो ये आ गया, हेड ऑफ एम्ब्रियो। इसमें एक्टोडम, मीजोडम, एंडोडम यहाँ से डेवलप होगा, यहीं से डेवलप हो। इसमें आपको हेड ऑफ एम्ब्रियो बन गया, ये लिम्स बनेंगे आगे चल के, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये बाहर का एरिया वो बनेगा प्लेसेंटा। ठीक है, तो ये सब चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये डेवलप होते रहेंगे, इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पे अब जो 4 to 5 5th वीक हो गया, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज की शुरुआत है, तो यहाँ से आपको फर्स्ट जो ऑर्गन डेवलप देखने को मिलेगा, द हार्ट इज बीटिंग एंड लिम्ब बर्ड्स आर विजिबल। जो 4 वीक से आगे अगर देखेंगे, 4 to 5th वीक में, तो डेवलपमेंट में हेड दिखेगा, हार्ट दिखेंगे और लिम्स दिखेंगे। पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक ग्रोथ कंटिन्यूस अंटिल 8 वीक, 8 वीक तक चलते रहेगा। अब इसमें ऑर्गन्स एस्टेब्लिश होंगे। ठीक है, अब वो ऑर्गन्स एस्टेब्लिश होने के बाद ऑर्गन्स ग्रेजुअली डेवलप होंगे, मेच्योर होंगे। द पीरियड ऑफ फीटल ग्रोथ एक्सटेंडेड फ्रॉम 9 वीक टू 48 वीक, यानी अब ये डेवलपमेंट जो ऑर्गन्स की है, एंड शुरुआत होगी 9th वीक से और 48 वीक तक। इसमें सबसे पहले जो डेवलप हुआ, हार्ट हुआ। हमने हेड देखा, हार्ट और लिम्स। ये 4 to 5th वीक है। 4 to 5th वीक तक, 8th वीक तक क्या है, ऑर्गन्स सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। 9th वीक से 48 वीक तक वही ऑर्गन्स मेच्योर्ड होंगे, डेवलप होते रहेंगे। अब हम जब 16th वीक में आ जाएंगे, तो इसको एम्ब्रियो के साथ इसका और एक लफ्ज लग जाए, फीटस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शुरुआत में जाइगोट कहा, उसके बाद एम्ब्रियो कहा, उसके बाद फीटस का। ये जब ऑर्गन्स डेवलप होने के बाद स्टेज से लेकर जो लेबर तक, डिलीवरी तक जो स्टेज है, उसको हम फीटस कहें। अब ये टेबल में देख सकते हैं, ये देखिए पूरे कौन से एज में कौन से क्या क्या डेवलप होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, पूरा इसमें इस टेबल में दिया गया। ठीक है, तो ये इसका कहलाएगा हम फीटस। फीटस। अब आइए बात करते हैं प्लेसेंटा। अब ये जो डेवलपमेंट है, इसको एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे हम। जाइगोट है, एम्ब्रियो किसको कहेंगे? एम्ब्रियो उस स्टेज से जो आके एंडोमेट्रियम से जब आके जाइगोट अटैच हो गया, वहां से डेवलपमेंट से लेकर 16th वीक का जो पीरियड है वो एम्ब्रियो कहलाएगा। इसी के स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहेंगे। प्लेसेंटा एंड एम्ब्रिकट। अभी प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट। प्लेसेंटा कब बनेगा? 12th वीक में, कंप्लीट 3rd मंथ। इसीलिए कहते हैं 3rd मंथ तक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एहतियात रहना पड़ता है, क्योंकि प्लेसेंटा डेवलप नहीं हुआ, कभी भी एबॉर्शन, एबॉर्ट हो सकता है बेबी। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, बहुत वजन न डालकर, ज्यादा हाई पे चढ़ना, उतरना, भागना, हाँ, पेट के बल सोना, स्टमक के बल, तो ये सब चीजें अवॉइड करना, मार लगने से, ठीक है, इंजुरी से, ये सब चीजों से बचने के लिए कहते हैं 3rd मंथ तक। क्योंकि प्लेसेंटा डेवलप नहीं हुआ, प्लेसेंटा डेवलप होने के बाद अब प्लेसेंटा के अंदर बेबी डेवलप होगी। उसके अंदर क्या होंगे आपको? उसके अंदर ब्लड वेजल्स होंगे। ठीक है, ताकि ब्लड वेजल्स क्या है,
न्यूट्रिशन पहुंचा सके। ठीक है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। ठीक है, और जो ये फीटस डेवलप होता है मदर के ऑक्सीजन से होता है, मदर के न्यूट्रिशन से होता है। और उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो मदर के वेस्ट प्रोडक्ट के जरिए से बाहर जाता है। ये रास्ता कौन सा है? प्लेसेंटा में आने का रास्ता जो है वो अम्बेलिकल कॉर्ड है। ये कनेक्शन है मदर और बेबी के बीच में, क्या है? अम्बेलिकल कॉर्ड। ठीक है, तो ये अम्बेलिकल कॉर्ड जब बर्थ हो जाता है इसको डी अटैच करते हैं, इसको कट कर देते हैं। अब खुद से बेबी को क्या करना है? खुद से सांस लेना है, खुद से सर्कुलेशन करना है, खुद से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालना है। ठीक है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, इसके अंदर स्टेम सेल्स होता है। स्टेम सेल्स मतलब ऐसा सेल जो इस सेल से कई सेल्स की आप रीजनरेशन कर सकते हैं। जैसा कि लिवर सेल किसी का डैमेज हो गया, ठीक है, बोन मैरो सेल डैमेज हो गया, तो इस स्टेम सेल को अगर इंजेक्ट करेंगे हम उस एरिया में न्यू बोन मैरो डेवलप होगा, न्यू लिवर डेवलप होगा। ठीक है, तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज होते हैं, बहुत सारे जिसके पास मनी है, बहुत ऊंचे लोग हैं, वो लोग अपने स्टेम सेल को स्टोर करते हैं। स्टेम बैंक, स्टेम सेल बैंक्स, क्रोस ऑफ लिप्टिस लगते हैं इसको स्टोर करने के लिए। अब जो प्लेसेंटा है वो हार्मोन्स रिलीज करता है दो तरीके के। एक तरीके का हार्मोन से मोस्टली HCG, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, द फंक्शन, क्या फंक्शन इसका? फंक्शन है कि स्टिमुलेट्स द corpus luteum in the maternal ovary so that it will continue to secrete estrogen progesterone. The secretion of progesterone is particularly important to prevent contraction of the myometrium, which should otherwise result in miscarriage of embryo. Once HCG enters maternal circulation, it is excreted in urine, which is the basis for the many pregnancy tests. Test for HCG is maternal blood and even more precise and can determine whether a pregnancy has occurred even before a menstrual period is missed. तो यहाँ पर HCG हार्मोन ये प्लेसेंटा रिलीज करता है। क्यों रिलीज करता है? क्योंकि एक दो हार्मोन की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो है प्रोजेस्ट्रॉन। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दोनों की जरूरत है। क्यों? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन जब तक रहेंगे एंडोमेट्रियम जो यूटेरस के वॉल्स से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो क्या मिसकैरेज होने की चांसेस है। इसीलिए डॉक्टर्स मोस्टली प्रोजेस्ट्रॉन, जिसका बार बार मिसकैरेज होता है उनको प्रोजेस्ट्रॉन के हार्मोन्स दिए जाते हैं पिल्स या इंजेक्शन के तौर पर। और ये HCG हार्मोन क्या है? यूरिन के जरिए से बाहर आ जाता है। तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव दिखाने के लिए यूरिन का टेस्ट किया जाता है, तो इसी हार्मोन को चेक करते हैं यूरिन में। अगर ये यूरिन में हाई लेवल्स अगर इंडिकेट होते हैं तो ये पॉजिटिव आता है, मींस द फीमेल इज प्रेग्नेंट। ठीक है, तो प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट है इस हिसाब से देखा जाए। एज प्लेसेंटा टेक ओवर द सीक्रेशन ऑफ HCG decreases and the corpus luteum becomes non-functional. During pregnancy, estrogen progesterone inhibit the anterior pituitary secretion of FSH and elation. No other ovarian follicles develop. These placental hormones also prepare the mammary glands for lactation. अब यहाँ पर FSH और LH को रोक के भी रखना है। ऐसे नहीं कि FSH और LH रिलीज होंगे फिर ओवेरियन को मेच्योर करेंगे या फिर उसमें से ओवा निकलेगा। इसको रोकने रखने के लिए फिर हेसी की जरूरत पड़ती है। ये क्या करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्लॉक करके रखता है कि भाई आप प्रेगनेंसी है, आप रिलीज मत होइए। और हेसी से और एक काम क्या करता है? ये प्लेसेंटा का हार्मोन मेमोरी ग्लैंड्स को भी एक्टिवेट करता है ताकि मिल्क प्रोडक्शन हो। और प्लेसेंटा क्या रिलीज करता है? रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन भी रिलीज करता है ताकि आप एंडोमेट्रियम जो उटरस के वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट ना हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या करता है? लिगामेंट्स को स्ट्रेच करता है ताकि बेबी डेवलप हो, फीटस डेवलप हो। अब यहाँ पे फीटस कहेंगे, एम्ब्रियो नहीं। फीटस क्या है? 16th वीक के बाद। तो ये डेवलप हो तो लिगामेंट्स क्या है? एक्सपैंड हो ताकि उसको होल्ड कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेसेंटा, प्लेसेंटल हार्मोन्स। पार्चुरेशन एंड लेबर, नेक्स्ट लास्ट है लेबर, डिलीवरी। वो कब होता है? 48 वीक्स के बाद, 280।
280 डेज समझिए, या फिर 37 to 48 वीक्स, किसी किसी को 38 में भी नॉर्मल है। 37 से पहले अगर होंगे तो प्री मेच्योर कहलाएंगे। 36, 34, 35, 42 के बाद तो फिर मुश्किल है रहना। उसके बाद डिलीवरी कैसे भी होगी। देखिए 16वीं वीक से प्लेसेंटा आ गया, एम्बेलिकल कॉर्ड है, वेजाइना है, सर्विक्स है। ये 16वीं वीक है, प्लस ये है प्लेसेंटा। इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होते हैं ताकि बेबी को सर्कुलेशन में और बहुत उसके अंदर फ्रिक्शन पैदा होने में ना होने में मदद कर। अब लेबर के 3 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? डायलेशन ऑफ सर्विक्स। ये जो सर्विक्स है ये एरिया डायलेट होता है, ये खुलता है। ये यूट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट हो, जब ये यूट्रैक्स क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये सर्विक्स डायलेट होता है। अब इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेज में ये एमनोटिक फ्लूइड ब्रेक होके लिक्विड बाहर आने के चांसेस है। ये 8 से 10 12 घंटे का स्टेज होता है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है? डिलीवरी ऑफ द इन्फेंट। अब इसमें सर्विक्स ओपन हो गया, बेबी बाहर आ गया। अब इसमें क्या होता है? यूट्रस बहुत कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब भी यूट्रिक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्शन जब शुरू हो जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड भी रिलीज करते हैं और प्लेसेंटा भी रिलीज करता है। ऑक्सीटॉक्सिन क्या करवाता है? यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ताकि बेबी बाहर हो जाए। अब ये बहुत लंबा स्टेज है, सेकेंड स्टेज। अब इसमें क्या होता है? बेबी का हेड जो है ये सर्विक्स की तरफ आ जाए, ये टर्न हो जाए बेबी। कभी कभी क्या होता है? टर्न नहीं होता है, जिसके वजह से बेबी को बाहर आने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से सर्जरी, सी सेक्शन वगैरह करवाए जाते हैं। तो पोजीशन हेड यहाँ पे आने के बाद डिलीवरी बहुत इजीली हो जाती है। अगर ना हो तो बहुत डिलीवरी मुश्किल होता है, जिसको हम सी सेक्शन कहते हैं, सिजेरियन सेक्शन, सर्जिकल इंसिजन से होता है। फॉर सम द सेंट्रल ओपनिंग द पेल्विक बोन में टू स्मॉल। अब किसी किसी को ये पेल्विक बोन भी बहुत छोटा होता है, ये बोन है, यहाँ से बेबी आना भी मुश्किल हो जाता है, सर्विक्स भी डायलेट नहीं होती है, जिसकी वजह से भी सर्जरी करवानी पड़ती है। ठीक है। तो फिटल को यहाँ पर मुश्किल होता है, तंग होता है। तो इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट होता है डॉक्टर को उस वक्त डिसीजन लेना क्या करना है। उस वक्त फीटल का हार्ट बीट मेंटेन करते रहना है, उसको देखते रहना है, उसका हार्ट बीट कैसा चल रहा क्या है। ये देखिए, प्लेसेंटा है, एम्बिलिकल कॉर्ड, ये मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, कोरियन है। तो ये एम्बिलिकल कॉर्ड है, इसमें देखिए साइनेसिस है, खाली जगह है ताकि ब्लड आके फिल हो, फिर यहाँ से फिर बेबी को जाए, यानी फीटस को जाए। अम्बिलिकल कॉर्ड, वेन, अम्बिलिकल आर्टरी, सब चीजें यहाँ पे अटैच। तो इस तरह ये देखिए, और एक यहाँ पे हेड डाउन हो गया। अब यहाँ पे हेड डाउन हो गया तो इस तरह होता। यहाँ पर ये सर्विक्स है, ये सर्विक्स डायलेट हो जाता है, ये म्यूकस प्लग, ताकि ताकि एमनियोटिक फिक बाहर ना आए, कुछ इन्फेक्शन अंदर ना जाए, वेजाइना है। तो ये सर्विक्स डायलेट होता है, ये प्लग निकलता है, फिर फ्लूइड बाहर आ जाता है, फिर उसके बाद बेबी कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद बेबी बाहर आ जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा। तो ये सब थर्ड स्टेज क्या है? बर्थ होने के बाद, आफ्टर बर्थ, ये 10 मिनट्स तक चलता है। तो ये क्या है? इसमें ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग होने के बाद जो भी ब्लीडिंग है, ब्लड है, बाहर आ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन अब रुक जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन रुकने के बाद फिर ब्लीडिंग भी रुक जाएगा। फिर बाद में क्या है? प्लेसेंटा को निकाल दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये थर्ड स्टेज मदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड स्टेज बेबी के लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट स्टेज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बेबी का बर्थ हो गया, नेक्स्ट क्या है? बर्थ होने के बाद एम्बेलिकल कॉर्ड को काट दिया जाता है, उसके बाद पूरों को साफ किया जाता है, पानी वगैरह को साफ करके, ऑक्सीजन। जैसा ही बर्थ हुआ, बेबी को क्या करना है? क्राई करना है। क्राई करने का मतलब क्या है? लंग्स एक्टिवेट हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। अगर एक्टिवेट नहीं हुए लंग्स तो बेबी को पुशअप दिया जाता है, उसको थोड़ा अम, उसको स्टिमुलेट किया जाता है ताकि रेस्पिरेशन ले। जब रेस्पिरेशन लेते हैं तो 40 रेस्पिरेशन पर मिनट होते हैं स्टार्टिंग में। तो 7 डेज टाइम लगता है फुल एक्सपेंशन ऑफ लंग्स।
क्योंकि अब तक फंक्शनल नहीं थे, नॉन फंक्शनल थे, फंक्शनल करने के लिए जरूरी। ठीक है। और ये सब चीजें देखने को मिलती। तो इसी टाइम पे एक बेबी को एक और प्रॉब्लम हो सकता है, वो जॉन्डिस। ठीक है। ये क्यों? क्योंकि नए सेल्स रैपिडली प्रोड्यूस होंगे, ओल्ड सेल्स की डेथ होंगी। ओल्ड सेल की डेथ ही होंगे तो आरबीसी होंगे। आरबीसी से फिर हमने पूरा ब्लड के चैप्टर में हमने डिस्कस किया था क्यों जॉन्डिस होता है, बिलिरुबिन बनता है। वो इनिशियली बॉडी के बेबी के सेल डेवलप होने तक टाइम लगता है। जो भी सेल्स थे वो मदर से आए हुए थे, बेबी के खुद के डेवलप नहीं हुए थे। इस वजह से वो सेल्स क्या होंगे, पहले डैमेज होंगे। डैमेज होंगे 3 to 5 डेज, 10 डेज तक का, 15 डेज का टाइम पीरियड रहता है। ठीक है। डैमेज होने के बाद फिर नए सेल्स डेवलप होते रहते हैं। फिर ये बिलिरुबिन बॉडी से एक्सक्रीट होगा। ये नॉर्मल स्टार्टिंग में हाई होगा, फिर ग्रेजुअली ये कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये था हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें देखिए पूरे बेबी के कितने, फीटस के कितने चीजें होते हैं, ये सब चीजें यहाँ पे दिया गया, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो ये था